तो आज हम आते हैं कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे। ऑल राइट, जो वारंट ट्रायल का होता है। तो अक्विटल और कन्विक्शन इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल। प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब उसे लगेगा कि गिल्टी नहीं है, क्रिमिनल ट्रायल में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन पे, वो होता है beyond reasonable doubt का। The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt. अगर beyond reasonable doubt नहीं prove कर पाता है, then the accused will be acquitted. और अगर beyond reasonable doubt prove कर लेता है, then the accused will be convicted. Conviction पे आप जानते हैं pre-sentence hearing mandatory है। pre-sentence hearing के वही rules होंगे जो sessions trial में थे। So I hope you remember all that कि प्री सेंटेंस हियरिंग पे क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। जो भी सेशंस ट्रायल पे मैंने बताया था, वो सारे के सारे रूल्स प्री सेंटेंस हियरिंग बिफोर अ मैजिस्ट्रेट ऑल्सो अप्लाई करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि प्री सेंटेंस हियरिंग हैज़ अ सोशियोलॉजिकल पर्पस, और इप्सो फैक्टो मेरे लिए बिकॉज ऑफ प्री सेंटेंस हियरिंग वाज नॉट हेल्ड, ट्रायल विशिएट नहीं हो जाता। ये देखा जाएगा प्रेजुडिस हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा जो सेशंस ट्रायल में प्री सेंटेंस हियरिंग के बारे में बताया था। तो वी विल कंटिन्यू विद द सेक्शन 248 says under subsection 2, where in any case under this chapter the magistrate finds that the accused is guilty but does not proceed in accordance with the provision of 325 or 360। 325 क्या है मैं कल ही बता चुका हूँ, और 360 है प्रोबेशंस को लेके प्रोविजन जो सीआरपीसी में है, और सेक्शन 360 पढ़ा जाएगा प्रोबेशंस ऑफ ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के साथ। ऑल राइट, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to law। तो hearing जो होगी on the quantum of sentence ये ज़रूर होगी। sentences पे मैं आऊँगा कि जब जजेस सेंटेंस करेंगे किसी भी कन्विक्ट को तो वो किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सेंटेंसिंग गाइडलाइंस कुछ होती हैं जो कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 235 और 248 ऑफ द सीआरपीसी में दोनों में सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों का पर्पस जो सेंटेंसिंग का पर्पस है, इट सर्व्स अ सोशियोलॉजिकल पर्पस ऑल्सो। आप जानते हैं सेंटेंसिंग पॉलिसी इंडिया की है डेटरेंट एंड रिफॉर्मेटिव, ये दोनों है। जब भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी और डेटरेंट थ्योरी में क्लैश होता है, देन द कोर्ट विल प्रेफर द डेटरेंट थ्योरी, क्योंकि क्राइम के कई सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। क्रिमिनल लॉ इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ है जिससे एक डेटरेंट इफेक्ट सोसाइटी में बने कि क्राइम नेवर पेज एसेट्रा एसेट्रा। वील डील विद ऑल ऑफ दैट, बट फर्स्ट वील जस्ट डील विद द बेयर रीडिंग ऑफ द सेक्शन। Then subsection 3 says, where in any case under this chapter a previous conviction is charged and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may, after he has convicted the said accused, take evidence in regard of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। तो previous conviction कैसे prove होगा? In accordance with the procedure of 298 of the CRPC। ये सारी चीजें याद रखिएगा। Provided that no such charge shall be read out by the magistrate, nor the accused shall be asked to plead thereto, nor the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under subsection 2। पर पर्पस इसका बस इतना सा है कि जज कहीं कन्विक्ट वो ना हो जाए, बायस ना हो जाए अगेंस्ट द accused। In order to avoid that situation, यहाँ पे एक प्रोवाइजो इसीलिए डाला गया है कि प्रीवियस कन्विक्शन और प्रीवियस चार्जेस नहीं रेफर करेंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस कन्विक्शन के मैटर्स रेफर होने लगे और उस पर इंक्वायरी मेन ट्रायल से पहले हो गई और वो चार्ज भी ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो जज के दिमाग में एक बायस या प्रेजुडिस आ सकती है कि क्योंकि इसने पिछला ऑफेंस किया है तो इसने शायद ये भी ऑफेंस किया होगा। तो ऐसे डेंजर को अवॉइड करने के लिए लेजिस्लेचर ने प्रोवाइजो ही डाल दिया है कि
प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज तब तक नहीं पढ़ा जाएगा, या प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज पे तब तक कोई भी मैजिस्ट्रेट एक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही अक्यूज्ड को उस पर प्लीड करना होगा जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए अंडर सेक्शन 248। इसका प्योर ऑब्जेक्ट है टू अवॉइड प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड। ठीक है, फिर सेक्शन 249 है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। ये जो सेक्शन है ये उन्हीं सिचुएशंस पे अप्लाई करता है जहाँ पे केस इंस्टीट्यूटेड है अपॉन अ कंप्लेंट, जहाँ पे वारंट ट्रायल इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट। और इसके ऑपरेटिव कीवर्ड्स क्या हैं? कंप्लेनेंट को एब्सेंट होना चाहिए, ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है 249 का, और साथ में ऐसे ऑफेंस की कंप्लेंट होनी चाहिए जो कंपाउंड हो सकता है लॉफुली। कंपाउंडिंग की लिस्ट कहाँ पे दी हुई है? सेक्शन 320 के सबसेक्शन 1 और 2 में एक लिस्ट दी हुई है, एक में कोर्ट की परमिशन के साथ, और बाकी ऐसे जो बिना कोर्ट की परमिशन के बिना भी आप कंपाउंड कर सकते हो। तो कंपाउंडिंग को लेके जो प्रोविजन है वो सेक्शन 320 है, वो अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं कवर करूंगा इनहेरेंट पावर के साथ। देखिए थोड़े मिलते जुलते इशू हैं, पर दे आर नॉट एक्चुअली द सेम थिंग। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनहेरेंट पावर और कंपाउंडिंग को लेके कि दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। दैट इज वाई आई विल टेक इट टुगेदर और आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ में कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या हैं। अभी के लिए बस 249 देखिए। 249 में लिखा है कि इफ द ऑफेंस मे बी लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या तो वो 320 के प्रोविजंस के हिसाब से कंपाउंड हो सकता है। और तीसरी सिचुएशन आपको क्या चाहिए इस केस में कि कंप्लेनेंट एब्सेंट है ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑफ द केस। तो ऐसी सिचुएशन में notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed, discharge the accused। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 249 पे डिस्चार्ज लगता है, क्योंकि अभी 257 आएगा, फिर 256 आएगा, फिर 258 आएगा, तो वहाँ पे ना अक्विटल होते हैं। कई जगह अक्विटल है, कई जगह डिस्चार्ज है। 224 में कौन सा प्रोविजन है इस पे भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप लोग देंगे तो वो आपको सीधे 249 पूछेंगे और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें डिस्चार्ज है, अक्विटल है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है। ऐसे आपको ऑप्शन आएंगे। ये बेसिकली प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगर मेंस में एज इट इज आ गया तो आपको इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए कि केस जो है कंप्लेंट केस होना चाहिए 249 के लिए, हियरिंग के दिन एब्सेंट होना चाहिए कंप्लेनेंट को, ऑफेंस ऐसे नेचर का होना चाहिए जो या तो कंपाउंड हो सकता हो 320 ऑफ द सीआरपीसी में, या वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। ऑलराइट, ये है। तो ये सारी चीजें जो सेक्शन में है मार्क कर लीजिएगा। 249 में डिस्चार्ज होता है, और अक्सर 249 को 257 के साथ कंपेयर किया जाता है जिसमें अक्विटल होता है, पर 257 जो है वो समन्स ट्रायल के लिए है, वारंट ट्रायल के लिए नहीं। वारंट ट्रायल के लिए यू हैव 249। अब 250 बताता है आपको, 250 सीआरपीसी बताती है कंपनसेशन फॉर द एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट और अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर, या तो कंप्लेंट केस है या केस जो पुलिस रिपोर्ट पे बेस्ड है, और टू अ मैजिस्ट्रेट, वन और मोर पर्सन or are accused before the magistrate of any offense triable by the magistrate। वारंट ट्रायल के चैप्टर में ट्रायबल है, या इवन इन द केस समन्स ट्रायल में भी ट्रायबल है, बिकॉज जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं वो हैं एनी ऑफेंस ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट। तो दिस सेक्शन इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द वारंट ट्रायल, हालांकि वारंट ट्रायल के चैप्टर में आता है। ये सेक्शन समन्स ट्रायल भी अपने एम्बेट में लेता है और वारंट ट्रायल भी अपने एम्बेट में लेता है। तभी लेजिस्लेचर ने यहाँ पे एनी ऑफेंस ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट बोला है। ऑलराइट, पर सेशंस ट्रायल इसमें नहीं आएगा बिकॉज दे आर ऑब्वियसली नॉट ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट। एंड
the magistrate by whom the case is heard discharges or acquits all of the accused. तो ऑपरेटिव कीवर्ड्स नेक्स्ट क्या मिलते हैं आपको? डिस्चार्ज हो जाना चाहिए या अक्विटल होना चाहिए. तो डिस्चार्ज तो चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज के पहले होता है और अक्विटल कब होता है? हमेशा अराउंड जब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल हो चुका होता है. कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद जजमेंट आता है, जजमेंट में पता चलता है कि अक्विट हुआ है या कन्विक्ट हुआ है. तो 250 के पर्पस के लिए या तो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए या तो अक्विट हो जाना चाहिए, ऑल और एनी ऑफ द अक्यूज्ड. और द मैजिस्ट्रेट शुड बी ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम और एनी ऑफ देम. देन द मैजिस्ट्रेट बाय हिज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और अक्विटल, if the person upon whose complaint or information accusation was made is present, call upon him to show cause that why he should not pay compensation to the accused, या फिर अगर extra accused हैं तो उनको भी. और अगर वो present नहीं है ऐसा person जिसने accusation दिया था, तो magistrate क्या बोलेगा कि समन उसे issue करो और ask him to appear before the court of the magistrate and show cause why he should not pay a compensation. क्योंकि show cause hearing जरूरी होती है ऐसे केस में. फिर मैजिस्ट्रेट जो भी कारण कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट बताए उसको कंसिडर करेगा सबसेक्शन 2 में. और अगर उसको लगता है कि देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, तो वो उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसे लगता है कि देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन. और उसके बाद ही में ऑर्डर अ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन ही इज एम्पावर्ड टू इम्पोज. तो अगर ये मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो ये मैक्सिमम 10,000 तक की वो दे सकता है, कंपनसेशन दे सकता है अंडर सेक्शन 250. लेकिन 357 की सबसेक्शन 3 में हिज पावर इज वाइडर. वहां पे कंपनसेशन देने की पावर काफी वाइडर है, लेकिन वो विक्टिम को दी जाती है. ठीक है, यहाँ पे विक्टिम अलग है. 250 में ऐसे पर्सन को कंपनसेशन देने की बात की गई है जिस पे ग्राउंडलेसली एलिगेशंस लगाए गए हैं और वो या तो डिस्चार्ज किया गया है या तो अक्विट किया गया है. और उसके बाद मैजिस्ट्रेट इस कंक्लूजन पे आया है कि देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम. द नो रीजनेबल ग्राउंड आर द ऑपरेटिव कीवर्ड्स. ये मैजिस्ट्रेट को लगना चाहिए और मैजिस्ट्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि व्हाई आरंट देयर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन. जब वो सेटिस्फाई हो जाता है केस के रिकॉर्ड को देख के या केस में हियरिंग के दौरान या तो एविडेंसेस जो उसके सामने है उसके बेसिस पे, तब वो शो कॉज नोटिस भेजता है. और उस शो कॉज नोटिस पे इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट को एक मौका देता है कि तुम मुझे कारण बताओ कि मैं क्यों ना कंपनसेशन ऑर्डर करूं अक्यूज्ड के लिए और तुम्हारे ऊपर मैं कंपनसेशन का ऑर्डर फोर्स कर दूं. So the informant or the complainant gets an opportunity to show cause और उस पे वो भी जो भी कारण बताता है उस कारण को कंसिडर करके अगर मैजिस्ट्रेट को अगेन लगता है कि देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, तब वो ऑर्डर करेगा कंपनसेशन. ऑपरेटिव कीवर्ड्स याद रखिएगा 250 के. द मैजिस्ट्रेट either acquits the accused or discharges and he should be satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation. ये इसके ऑपरेटिव कीवर्ड्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेक्शन प्रोसीजरल इन नेचर है और ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है. मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो हर केस में कंपनसेशन ऑर्डर करेगा. मैजिस्ट्रेट को अगर सही लगता है तो वो ऐसा कर सकता है. और अगर आपको लगता है, लेट अस सपोज आप फॉल्स एक्यूजेशन के विक्टिम हैं, तो यू कैन फाइल अ केस इन सिविल कोर्ट फॉर कंपनसेशन. उसकी रेमेडी और पावर्स वाइडर है. इस मामले में डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन या रॉन्गफुल अरेस्ट का केस, मल्टीट्यूड्स, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास. देन वी कम टू सबसेक्शन 3 ऑफ 250 जो कहता है कि मैजिस्ट्रेट में बाय द ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 2
order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days. तो 30 डेज का पीरियड आपको इस सबसेक्शन में आपको सिर्फ 30 डेज का पीरियड और सिंपल इम्प्रिजनमेंट याद रखने की जरूरत है. इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता. देखिए नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए ना जनरली सेंटेंस हमेशा सिंपल होता है, एक्सेप्ट बारिंग द केसेस. जब हम लोग आईपीसी में आएंगे तो आईपीसी में जो फाइन के कुछ प्रोविजन है जो बताएंगे कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस रिगरस भी हो सकता है, बट जनरली इट इज सिंपल. तो ये जो कंपनसेशन का ऑर्डर है ये याद रखिएगा आप हमेशा. सबसेक्शन 3 में सेक्शन 250 में अगर कहीं भी सवाल आए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट द मैजिस्ट्रेट में ऑकर, रिगरस, सिंपल और बोथ, क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि कोई भी दे सकता है, सिंपल भी दे सकता है तो रिगरस भी दे सकता है, अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. इनफैक्ट जिन लोगों ने आईपीसी पढ़ी होगी वो ज़्यादा उसमें इस ट्रैप में फॉल कर सकते हैं, पर जिन लोगों ने सीआरपीसी पहले पढ़ ली है और आईपीसी बाद में वो ध्यान से पढ़ते हैं देन वो इस ट्रैप में कम फॉल करते हैं, बिकॉज तब वो बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं. क्योंकि आईपीसी में जनरली ऐसा होता है कि द जज कंसर्न हैज द ऑप्शन टू आइदर ग्रांट सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट एज द केस में भी, तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि उसमें था ऐसा तो इसमें भी होगा. ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर सिंपल इम्प्रिजनमेंट इज द कीवर्ड एंड पीरियड कितना है 30 डेज. फिर subsection 4 says when any person is imprisoned under subsection 3 the provision of section 68 and 69 of IPC shall apply. तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है. Now subsection 5 says कि no person who has been directed to pay compensation under this section shall by the reason of such order be exempted from any civil or criminal liability. सेम चीज आपको वहां पे भी दिखा था सेशन जज के लिए अंडर सेक्शन 237 में, जहाँ पे वो कंपनसेशन दे रहा था व्हेन ही वाज ट्राइंग अ केस अंडर सेक्शन 199 सब सेक्शन 2, जहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर एक्सेट्रा इन लोगों के लिए और इन लोगों के खिलाफ डिफेमेशन का केस ट्राई किया था. एंड देन ही फाउंड दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग सच एक्यूजेशन. तो वो सेशन जज का भी याद रखिएगा. लेकिन वो जो सेशन जज का जो स्फीयर है ना 237 में, वो सिर्फ 199 की सबसेक्शन 2 के ऑफेंसेस में फॉल करता है, जो जिस पे उसने कॉग्निजेंस लिया है. 199 की 2 में वो डिफेमेशन की स्टेजेस पे कॉग्निजेंस लेता है जब मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ अलेज किया गया है. तो 237 का रेल्म छोटा है, काफ़ी छोटा है. उसमें कंपनसेशन का अमाउंट भी 1000 से ज़्यादा का नहीं है. तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि द मैजिस्ट्रेट्स पावर अंडर सेक्शन 250 इज फार वाइडर, लेकिन इतनी भी वाइड नहीं है कि जितनी सिविल कोर्ट की होती है. सिविल कोर्ट की पावर सबसे ज़्यादा वाइड है इस केस में कंपनसेशन ग्रांट करने में. देन सबसेक्शन 6 says a complainant or the informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate or second class to pay compensation exceeding 100 rupees. तो exceeding 100 rupees मार्क कर लीजिएगा. exceeding 100 rupees का मतलब अगर 100 रुपए है then in that situation वो अपील नहीं कर सकता उस ऑर्डर से, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है ना कि अगर इसमें अगर कंपनसेशन ऑर्डर की है 100 रुपए से ज़्यादा तो अपील नहीं कर सकता. अक्सर लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि 100 रुपये अगर हुआ तो अपील हो सकती है. ऐसे मत करिएगा. एक्सीडिंग 100 रुपये है तो इसको मिनिमम 101 होना ही होगा. ऑलराइट. सो एक्सीडिंग 100 रुपीज में अपील फ्रॉम द ऑर्डर. ऐसे सीपीसी में भी आता है. सीपीसी में भी कुछ पीरियड ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं कि 2000 से ज़्यादा का होना चाहिए, 2000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए और 5000 रुपये से कम का होना चाहिए और 5000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए. तो जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो बड़े वैरी होते हैं. वो कुछ वीक से 3 मंथ्स तक जा सकते हैं. तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन प्रॉपर्ली लगता है. सो रिमेंबर एक्सीडिंग 100 रुपीज़ है. फिर
when the order for the payment of compensation to an accused person is made in the case in which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall not be paid to him before period allowed for presentation of appeal has elapsed, or if the appeal is presented before the appeal has been decided, and where such order is made in a case which is not so subject to appeal, compensation shall not be made before the expiration of 1 month from the date of order. The provision of this section shall apply to summon and warrant cases. ये लेजिस्लेचर ने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए डाला है, क्योंकि जो वर्ड है ना मैजिस्ट्रेट की जो सेक्शन 250 के सबसेक्शन 1 में ऑपरेट होते हैं, वन और मोर पर्सन इज और आर अक्यूज बिफोर अ मैजिस्ट्रेट ऑफ एनी ऑफेंस ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट, तो उसी से ही पता चल जाता है कि एनी ऑफेंस अगर उसने यूज किया है लेजिस्लेचर ने, तो उसका मतलब ही यही है कि उसमें समन और वारंट केसेस दोनों आ गए। हम लोग बस वारंट केसेस का थोड़ा पढ़ लेते हैं एंड देन विल कम टू सेंटेंसिंग गाइडलाइंस, कि थोड़ा सा आपको सेंटेंस के बारे में बताना है कि वारंट समन केसेस, वारंट केसेस में और सेशंस केसेस में सेंटेंस कैसे देने चाहिए, और डेथ पेनल्टी ग्रांट करने का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजरल लॉ तक ही मैं कन्फाइंड रहूँगा, सब्सटैंशियल लॉ तो आईपीसी का मैटर है, लेकिन आपको अगर डेथ पेनल्टी पे थोड़ा अगर ज़्यादा जानना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। So I'll tell you that in the CRPC itself if you so want, और अगर interested हैं तो। Chapter 20 पे आ जाते हैं, Trial of summon cases by magistrate, substance of the accusation to be stated. Wherein a summon case accused appears or is brought before the magistrate, particulars of offence shall be stated to him, and he shall ask whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. तो अब एक चीज़ देखिए, अनलाइक अंडर वारंट ट्रायल और सेशंस ट्रायल में जहाँ पे बड़ी इलेबोरेट इंक्वायरी हो रही थी, यहाँ पे अपीयरेंस के ही बाद सीधे पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंसेस बताए जाते हैं और सीधे बोल दिया जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, या तुम्हारे पास कोई डिफेंस है, और फॉर्मल चार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइमरली ये बात याद रखिएगा 251 में कि फॉर्मल चार्ज समन केसेस में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर वही प्रोसीजर है कि अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो मैजिस्ट्रेट उसकी प्ली रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद अगर उसे सही लगता है तो कन्विक्ट कर देगा। नाउ सेक्शन 253 एक्चुअली टॉक्स अबाउट पेटी केसेस, कि जब कन्विक्शन हो रहा है तो पेटी केस में, किसी पेटी केस में हो रहा है, उससे पहले मुझे आपको बताना होगा कि पेटी केस क्या होता है। पेटी केस इज अंडर सेक्शन 206 ऑफ द CRPC। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 ऑफ द CRPC वो कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो समैरली ट्राई हो सकता है अंडर सेक्शन 260 और 261, द मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट वेयर हिज फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन इशू समन टू द अक्यूज्ड, कि या तो खुद आओ या तो अपने लॉयर को भेजो बिफोर दैट मैजिस्ट्रेट एट अ स्पेसिफाइड डेट, और अगर उसको लगता है कि ये सही है, और इफ ही सो डिजायर्स, अक्यूज्ड पर्सन की बात हो रही है, इफ द अक्यूज्ड पर्सन सो डिजायर्स ही मे प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड टू ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, जिस डेट को मैजिस्ट्रेट ने अपीयर करने को बोला है, बाय पोस्ट या मैसेंजर टू द मैजिस्ट्रेट द सेड प्ली इन राइटिंग and the amount of fine specified in the summons, or if he desires to appear by pleader and plead guilty to the charge through such pleader, to authorize in writing the pleader to plead guilty to the charge on his behalf and pay the fine through such pleader, provided that the amount of fine specified in summons shall not exceed 1000 rupees। तो जो पेटी ऑफेंसेस है ना, जनरली ये बहुत ही छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 2 आपको बताता है कि पेटी ऑफेंसेस में सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये का फाइन, 1000 फाइन जो है 1000 रुपये का ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ऑन दी ऑफेंस प्रिस्क्राइब्ड, बट
उसके अंदर ये भी नहीं होना चाहिए कि यू कैन बी कन्विक्टेड ऑन द एब्सेंस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट, या उसमें कोई बड़ा मेजर सेंटेंस नहीं जुड़ा होना चाहिए कि पता चला कि जो इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस आईपीसी ने या किसी स्पेशल एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है वो मान लीजिए 2 साल है, पर फाइन हो सकता है 1000 रुपए हो, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड पेटी ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ 206। और मोटर व्हीकल्स एक्ट को तो स्पेशली एक्सक्लूड करके रखा है इसने, सेक्शन 206 ने। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो 206 का रेल्म है उसमें ऑफेंस पनिशेबल जो है, इट इज पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। 1000 रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। दैट इज द रेल्म ऑफ सेक्शन 206 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब सब सेक्शन 3 इसका ये बोल देता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है उन ऑफेंसेस को भी पेटी ऑफेंस मान लेने का जो कंपाउंड किए जा सकते हैं या जिनमें इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा का नहीं है। सो ये बेसिकली यही चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो 253 का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली इस बात को लेके है कि जब कन्विक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड इन पेटी केसेस, तो वो कैसे होगा। तो सिर्फ इतनी सी बात इसमें आपको ध्यान देनी है कि जब समन इशू किया एंड द एक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो या तो पोस्ट या बाय मैसेंजर अपना लेटर भेज दे विच इंक्लूड्स हिज प्ली ऑफ गिल्ट और अमाउंट ऑफ फाइन भेज दे विद द समन्स। ये वो कर सकता है, एक ऑप्शन ये है। और मैजिस्ट्रेट फिर मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द एक्यूज्ड in his absence on the plea of guilt and sentence him to pay fine specified in summons and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards the fine। और जहां पे प्लीडर ऑथोराइज्ड किया गया है कि वो अक्यूज के बिहाफ पे प्लीड गिल्टी करेगा, ये सवाल एक्चुअली हरियाणा में आया था कि क्या ये पार्ट मैंडेटरी है या नहीं, इसीलिए मैं आपको ये मार्क करवा देता हूं कि द अक्यूज्ड इन दिस बिहाफ प्लीड्स गिल्टी ऑन the pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on the behalf of the accused, the magistrate shall record the plea। तो shall record the plea को तो मार्क कर लीजिए as nearly as possible in the words used by pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him aforesaid। सवाल ये था कि क्या मैजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है कि वो बेसिकली वर्ड बाय वर्ड जो प्लीडर ने प्लीड किया है when the case falls within the provision of section 253 subsection 2, तो क्या ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट को वर्ड बाय वर्ड रिकॉर्ड करने की जरूरत है। तो इसका आंसर है हाँ, he has to, क्योंकि देखिए प्ली ऑफ गिल्ट इज अ वेरी सीरियस थिंग, और प्ली ऑफ गिल्ट अगर लेजिस्लेचर कह रहा है कि यू विल रिकॉर्ड इन द वर्ड यूज्ड बाय द प्लीडर, तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये जनरली ऐसे ही फॉलो होना चाहिए, इससे डिपार्चर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट या किसी भी जज ने आपको कन्विक्ट कर दिया ना प्ली ऑफ गिल्ट पे, या कन्विक्ट ही कर दिया, तो ये जान लीजिए उसके फॉल आउट बहुत होते हैं सिविल लॉ में। नौकरी का जाना, नौकरी का ना मिलना, अगर किसी ने किसी भी कंपटीशन का कभी भी एग्जाम का फॉर्म भरा होगा तो एग्जाम के फॉर्म में लिखा होगा हैव यू बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, या कभी आप अरेस्ट हुए हैं या नहीं, और उससे ना जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब खोना सबसे आसान है। ये लोगों का वहम है कि आप एक बार बन गए तो आपको रिमूव नहीं किया जा सकता। वंस यू आर कन्विक्टेड यू कैन बी इजीली बी रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब, और कन्विक्शन बड़ी बात नहीं होती है। हो सकता है जज आपको सेंटेंस दे ही ना, किसी ऑफेंस में मान लीजिए 3 साल की सजा प्रिस्क्राइब्ड है, जज आपको कन्विक्ट कर रहा है, कहता है कि आई विल नॉट सेंटेंस यू फॉर एनी सेट ऑफ पीरियड, आई एम जस्ट कन्विक्टिंग यू। अब इसी कन्विक्शन के बेसिस पे जो सिविल लॉ में और जो सर्विस लॉ में जो रूल्स हैं वो आपको नौकरी से बाहर निकलवा देंगे एक बार में, क्योंकि दैट इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेव थिंग। तो क्योंकि इसके कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस के सिविल फॉल आउट्स बहुत होते हैं, दैट इज वाई द प्रोविजंस जितने भी कन्विक्शन के हैं प्ली ऑफ गिल्ट पे, वो ऑटोमेटिकली पहली बात तो आपको कन्विक्ट नहीं होने देते। एक तो लिबर्टी तो जाती ही है कि ये भी नहीं पता कि सच है या नहीं है,
दूसरी वो सारी चीजें तो आर्ग्यूमेंट से हटा ही दीजिए, लेकिन अगर प्लीडर के वर्ड्स हो सकता है एग्जैक्टली प्ली ऑफ गिल्ट ना दिखा रहे हो, और मैजिस्ट्रेट ने लेट अस सपोज मेमोरेंडम बना लिया और मेमोरेंडम के बेसिस पे ही कन्विक्टेड, तो इट विल बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा ऐसे केस में. दे हैव टू अवॉइड दैट सिचुएशन. ऐसे केस में यू कैन ऑलवेज अप्रोच द हायर कोर्ट टू सेट दिस सच टाइप ऑफ कन्विक्शन असाइड. लेकिन जनरली जो रूल फॉलो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि द मैजिस्ट्रेट को मैंडेटरली जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उनको एज इट इज फॉलो करना है. तो लॉयर का एक एक शब्द जो जिस अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्लीड गिल्टी करना चाहता है, तो उसके सारे शब्द रिकॉर्ड होंगे एज फार एज नियरली एज पॉसिबल. अब आप उसको मेमो नहीं बना सकते, आप उसका प्रेसी राइटिंग नहीं कर सकते, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट, दीज कोर्सेज आर नॉट अवेलेबल टू यू. तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इस बात का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वी कम टू द सेक्शन 254, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड. If the magistrate does not convict the accused under section 252 or 253, he shall proceed to hear the prosecution. Prosecution के evidence लेगा, then he'll hear the accused and take all the evidence produced in his defense. The magistrate को अगर सही लगता है, then he may on the application of the prosecution या accused summon any witness directing him to attend and produce a document or other thing. बस इसमें एक साथ में ये है कि जो reasonable expenses हैं वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे. जो रीजनेबल एक्सपेंसेस के जितने भी प्रोविजन आप विटनेसेस के लिए देख रहे हैं ना, यू विल रीड दिस विद सेक्शन 312 ऑफ द सीआरपीसी. उसमें भी बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट में पे, और दिल्ली जो कोर्ट्स ने भी ना रूल्स बनाए हैं इसको लेके. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने के जो रूल्स हैं, मैंने आपको जो स्टडी नोट में लिंक एक डाल दिया है और मैंने बता दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जिस तरीके के विटनेस हैं, किसी को 750 रुपये पर डे, डाइट का खाने पे कितना होगा, एसेट्रा एसेट्रा, इन सब का प्रोविजन है. तो ये पढ़ लीजिएगा. वो बेसिकली ये जानकारी के लिए, क्योंकि यूनानिमस तो है नहीं सारे स्टेट्स में, हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल है. तो कन्वीनियंस की सेक के लिए मैंने दिल्ली का पोस्ट कर दिया, जिससे आपको एक लमसम आइडिया मिल जाए कि कैसा होता है. हर स्टेट का अपना अलग अलग है, पर लेकिन इतना आपको जानना चाहिए कि रूल्स हैं ऐसे. It will be read with this provision. इस प्रोविजन को रीड किया जाएगा 312 से. और बस यही जो इंटरलिंकिंग है ना, बस ध्यान में रखिएगा कि इसके स्पेशल रूल्स हैं. एग्जाम में आपको कभी उस एक्ट से स्पेशल रूल्स नहीं आएंगे, आपको बेसिकली आप समन्स ट्रायल पर रहेंगे. ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. प्राइमरली जितना भी समझने वाला काम है ना सीआरपीसी में, वो मेजर तरीके से खत्म हो चुका है. अब आपको सिर्फ समझने के लिए 3 से 4 टॉपिक रह गए हैं. अब आपकी जानकारी के लिए टॉपिक्स ज़्यादा होने चाहिए. मतलब यू नीड टू नो थिंग्स, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इट. अब अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट मेजरली 80% खत्म हो गए, 20% बचे हैं. अब ये आपके नॉलेज वाले पार्ट ज़्यादा हैं कि आपको बताना होगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कौन कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं सीआरपीसी के अंदर, मतलब इलस्ट्रेशन के सेक के लिए. बाकी आपको समझने के लिए सिर्फ 20% बचा है, जानने के लिए अभी ज़्यादा है. तो जानकारी के लिए अभी अब आपको प्रोविजन ज़्यादा बताने. सो देन वी कम टू सेक्शन 255, जो कहता है एक्विटल हो जाएगा या वो कन्विक्शन कर देगा. और अगर वो कन्विक्शन में भी उसका सेम चीज रहेगा कि इफ इट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 325 और 360, he shall, if he finds the accused guilty, pass the sentence upon him according to law. All right. Then a magistrate may, under section 252 or 255, convict the accused of any offence triable under this chapter, which from the facts admitted or proved he appears to have been committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused will not be prejudiced thereby. लेकिन ध्यान रखिए, ये जो सेक्शन का स्कोप है ना, ये समन्स ट्रायल तक ही कन्फाइंड है. मैजिस्ट्रेट किसी छोटे केस में, समन्स ट्रायल के केस में, किसी वारंट ट्रायल के लिए नहीं कन्विक्ट कर सकता. ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दैट. और ये पॉइंट्स बस ध्यान में रखिएगा कि ये समन्स ट्रायल तक ही कन्फाइंड है.
क्योंकि समन ट्रायल का जो प्रोसीजर है ये बड़ा सिंप्लीफाइड है एज कम्पेयर टू द वारंट ट्रायल, और ये बड़ा जल्दी जल्दी होता है, मतलब थियोरेटिकली जल्दी जल्दी होता है, प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो इसमें भी आप 2-3 साल देख लेंगे। लेकिन ये जो प्रोसीजर है इट इज़ इन अ समरी फॉर्म, ये काफ़ी कुछ समरी फॉर्म में है, बहुत छोटे फॉर्म में है। और इस समरी ट्रायल और समन ट्रायल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। समरी ट्रायल और समन ट्रायल में ट्रायल तो दोनों का सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि समरी ट्रायल में आप सेंटेंस सिर्फ 3 महीने से ज़्यादा का नहीं दे सकते, आप 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। और उसमें जो रिकॉर्डिंग है ना समरी ट्रायल में, सीरियल नंबर ऑफ द केस, कमीशन ऑफ ऑफेंस, कब रिपोर्ट आई, और प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, उसका एग्जामिनेशन क्या हुआ, क्या फाइंडिंग हुई, सेंटेंस क्या हुआ है, फाइनल ऑर्डर क्या हुआ, बस इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं। समरी ट्रायल का जो ट्रायल होता है वो समन्स ट्रायल जैसा ही होता है, बस डिफरेंस मेन ये है कि 3 महीने से ज़्यादा का सेंटेंस आप नहीं दे सकते समरी ट्रायल में। और क्योंकि समन ट्रायल इज़ अ वेरी क्विक वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, तभी यहाँ पे ये भी डर रहता है लेजिस्लेचर को कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का भी खतरा होता है, बिकॉज देयर इज अ मैक्सिम जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। दोनों मैक्सिम है पूरी तरीके से कि एक तरफ कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, दैट इज फाइन, बट देयर इज ऑल्सो अ मैक्सिम विच सेज जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप हो सकता है कि पूरी तरीके से डिफेंस का मटेरियल देखे ही नहीं और आपने किसी गलत आदमी को कन्विक्ट कर दिया, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही हरीड वे ऑफ डिसाइडिंग द प्रोसीजर है, और ख़ास तौर से समरी ट्रायल इज एन एक्सेप्शनली फास्ट वे ऑफ डीलिंग विद दीज ट्रायल्स, तभी लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दीजिएगा उस केस में। देन वी कम टू सेक्शन 256। अब जो 256 है ये ध्यान रखिएगा समन्स ट्रायल तक कन्फाइंड है, और इसमें क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इफ द समन्स हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट, मतलब समन ट्रायल इंस्टीट्यूट पहली बात कंप्लेंट केस के बेस पे हुआ है, एंड ऑन द डेट अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड, तो कंप्लेंट केस को जरूर मार्क कर लीजिएगा, एंड ऑन द डेट अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant, if the complainant does not appear, the magistrate shall, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused। तो acquit the accused को मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन अपीयरेंस है ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, और जो समन केस है वो कंप्लेंट के बेस पे इंस्टीट्यूट हुआ है। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट की मशीनरी अब्यूज़ की जा रही हो, और अगर कंप्लेनेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है प्रोसिक्यूशन करने में, देन द कोर्ट विल नॉट वेस्ट इट्स टाइम इन द सेवन केस, बिकॉज दे आर नॉट द ऑफेंसेस ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर, दे आर ऑफ लेस सीरियस नेचर, और इसमें सिविरिटी ऑफ सेंटेंस भी कम होती है। इसलिए ऑर्डिनरली अगर उसने देख लिया कि आप कि कंप्लेनेंट आ नहीं रहा है ट्रायल पे, हियरिंग पे, तो ही में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन समन्स ट्रायल, वो उसको सीधे अक्विट कर देगा अक्यूज्ड को, अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक्स दैट इट इज प्रॉपर टू एडजर्न द हियरिंग ऑफ द केस टू सम अदर डेट। अब इसका प्रोवाइजो है, इट विल बी रेड विद प्रोवाइजो। तो प्रोवाइजो सेज व्हेन द कंप्लेनेंट को जब कोई लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई ऑफिसर है जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है, या जहां पे मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस कंप्लेनेंट की नेसेसरी नहीं है, ये 3 सिचुएशन है जहां पे कंप्लेनेंट को लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे हो सकता है कोई वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद ही प्रोसिक्यूट कर रहा हो उसकी कंप्लेंट को इंडिपेंडेंटली अपनी कैपेसिटी में, बिकॉज इफ यू रिमेंबर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी केस में अपीयर कर सकते हैं विदाउट परमिशन, विच प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर दैट। आई थिंक जब मैं सेशन ट्रायल बता रहा था तो मैंने एक पोजीशन इससे भी डील की थी, पर लेकिन मैं आपको फिर रीइटरेट कर देता हूँ। जो सेक्शन आपका 301 है, it deals with that situation. Section 301 expressly says कि public prosecutor may appear and plead without any written authority
before any court in which the case is under inquiry or trial. ये बात याद रखिएगा. तभी सेक्शन 256 कह रहा है कि प्रोवाइडेड वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर, जो पर्सनल प्लीडर होता है, जो कॉमन पार्लेंस में आप समझ जाते होंगे कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपॉइंट किया है, या कोई प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उसे प्रोसिक्यूट करा है, या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस कंप्लेनेंट की ज़रूरत नहीं है. तो ये 3 सिचुएशन है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये याद रखिएगा. खासतौर से थियोरेटिकल एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये 3 इंग्रेडिएंट्स मेंशन करने पड़ेंगे प्रोवाइजो में क्या है. पहले आप मेन इंग्रेडिएंट मेंशन करेंगे कि केस जो समन केस इंस्टीट्यूट हुआ है वो कंप्लेंट के बेसिस पे हुआ है, हियरिंग के दिन कंप्लेनेंट एब्सेंट है, तो मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन बन जाता है कि वो अक्विट कर दे अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ही थिंक्स इट ही मस्ट एडजर्न द केस. और प्रोवाइजो कहता है कि जहाँ पे प्लीडर अपॉइंटेड है या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है या मैजिस्ट्रेट को लगता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट जरूरी नहीं है, तो वो उसकी अटेंडेंस से डिस्पेंस विद कर सकता है. ये जो प्रोविजन सबसेक्शन 1 के हैं also apply to cases where the non-appearance of the complainant is due to his death. All right, तो इस पे कंफ्यूजन मत रखिएगा. इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का छोटा सा केस है, वो है एस रामकृष्णा वर्सेस एस रामी रेड्डी, और 29 अप्रैल 2008 को डिसाइड हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बस इतनी सी बात कही थी कि द प्रोविजन अंडर सेक्शन 256 मैंडेट द मैजिस्ट्रेट टू अक्विट द अक्यूज्ड अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक्स इट इज प्रॉपर टू एडजर्न द केस ऑफ द हियरिंग. In exceptional course, it is to be adopted. It must be spelled out that the discretion conferred upon the magistrate must be exercised with great care and caution. Merely because सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि merely because आप acquit कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने मैकेनिकली कर दिया. इसके लिए आप कंप्लेनेंट का कंडक्ट जरूर देखिए. उसका कंडक्ट इमेंस सिग्निफिकेंस का है. अगर उसको लगता है कि जबरदस्ती कंप्लेनेंट केस को खींचना चाहता है लंबे टाइम तक, तो ही में रिजॉर्ट टू सेक्शन 256. तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बस एक बात बोली है कि कंडक्ट आप अक्यूज्ड का इसमें जरूर कंप्लेनेंट का कंडक्ट आप जरूर देखेंगे हर सिचुएशन में, बिकॉज द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट अलाउ अ ट्रायल टू रिमेन पेंडिंग बिफोर हिम फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड, है ना. और इसमें सीधे अक्विटल की बात क्यों की गई है? 256 में अक्विटल की बात सीधे की गई है. उसका रीजन ये है कि समन्स ट्रायल में फॉर्मल चार्ज बनाने की जरूरत नहीं होती. ऑल राइट, तो मेयरली ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड सीधे पूछ लिया जाता है डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट. उसको सब्सटेंस ऑफ द ऑफेंस बताया जाता है, देन ही इज आस्क्ड वेदर डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट. तो मान लिया जाता है कि टेक्निकली चार्ज फ्रेम हो गया, क्योंकि फॉर्मल चार्ज बनाने की जरूरत नहीं. तो ये नहीं पता कि किस स्टेज पे डिस्चार्ज करना है, किस स्टेज पे एक्विट करना है. ये बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको राइट करने की जरूरत नहीं है. बस इस बार इसीलिए लेजिस्लेचर ने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सीधे बोल दिया कि वो अक्विट करेगा सीधे. और अक्विटल का बहुत बड़ा एक फायदा ये होता है कि ऑट्रोफॉइस अक्विट की डॉक्ट्रिन अप्लाई कर जाती है अंडर सेक्शन 300. तो जो सेम फैक्ट्स हैं उस पे ट्रायल नहीं हो सकता. ऑलराइट, उन्हीं ऑफेंस पे उन्हीं फैक्ट्स पे ट्रायल नहीं हो सकता. सो रिमेंबर दैट. 300 एक नुआंस टॉपिक है, इसको मैं डिटेल में डील करूंगा जब मैं आपका जो हियरिंग जो सेंटेंसेस की गाइडलाइंस हैं, डेथ पेनल्टी कैसे देता है सेशन जज, प्रोसीजरल रेल्म पे डेथ पेनल्टी कैसे होती है और उसके क्या क्या नुआंसेस हैं प्रोसीजरल साइड पे, उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ जानने वाली चीज़ें हैं. और साथ में फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जो ट्रायल के अंदर आती हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन, कंपाउंडिंग एंड क्वॉशिंग, ये सारी चीज़ें डील करने के बाद विल गो ऑन ऑट्रोफॉइस अक्विट एंड ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट. वो नुआंस टॉपिक है, एक बार में हो जाएगा. इट इज़ कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट टॉपिक, तो उसको मैंने बात के लिए रखा है. फिर अभी आते हैं सेक्शन 257 में, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट. इफ अ कंप्लेनेंट at any time before a final order is passed under this chapter satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw the complaint against the accused. अगर एक से ज़्यादा accused हैं तो उनमें से कुछ या सबके खिलाफ,
वो कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहता है, then the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 256 और 257 में दोनों में acquittal होता है. Now we come to section 258 जहां पे power to stop proceedings in certain cases है. तो 256 तो कंप्लेंट केस पे बेस्ड होता है और 257 में भी कंप्लेनेंट ही है ना. पर 258 कहता है कि इन एनी समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट. तो ये हो सकता है पुलिस रिपोर्ट पे हो या मैजिस्ट्रेट की अपनी ओन नॉलेज पे हो. तो यहाँ पे कंप्लेनेंट नहीं है, ये पुलिस रिपोर्ट पे या पुलिस ऑफिसर या किसी पब्लिक सर्वेंट के एक्ट पे बेस्ड है. सो जनरली इट विल बी कंसिडर्ड कि यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट है इन अ समन केस. द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास or with the previous sanction of CJM or any other judicial magistrate for reasons to be recorded by him, stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment, and where the stoppage of proceeding is made after the evidence of principal witness has been recorded. जो main witness है उसका evidence record होने के बाद 258 में order दिया गया है, तो he will pronounce an order of acquittal. तो acquittal announce करेगा. और प्रिंसिपल विटनेस का स्टेटमेंट अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो क्या होगा, तब सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज. इट विल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज. तो ये इकलौता ऐसा प्रोविजन है जो एक ऐसी सिचुएशन डिस्चार्ज की दे रहा है समन्स केस में. तो इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे खुद ध्यान रखिएगा. ये कंप्लेंट केस नहीं है 258 में. 258 में समन केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट. तो जो सेक्शन 200 के प्रोसीजर से नहीं आया है ये केस किसी और प्रोसीजर से आया है. तो बेसिकली वी हैव अनदर 2 ही और प्रोसीजर बचते हैं. पुलिस रिपोर्ट जो एफआईआर के थ्रू आया है, और दूसरा आपका वो आता है क्या कहते हैं, where the magistrate on his own knowledge has taken cognizance and hence the case has been made. तो उस केस में तो ये उतना, वो तो एक्सेप्शनल सिनेरियो तो उतना नहीं करेगा, पर जनरली ये मतलब जो केस है ये पुलिस रिपोर्ट पे बेस्ड है. ऑलराइट, तभी लेजिस्लेचर ने वर्ड्स यूज किए हैं इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सीजेएम की सैंक्शन के बाद कोई भी मैजिस्ट्रेट, मतलब सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को सीजेएम की सैंक्शन की जरूरत होगी. ये सारी चीजें याद रखिएगा. ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस हरियाणा में बहुत पूछा जाता है. 258, 257, 256, 249 हो सकता है 249 लगा दें और फिर डिस्चार्ज भी पूछेंगे कि इस पर डिस्चार्ज होता है, क्विटल होता है प्रीलिम्स में. और अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड. वो ये भी पूछ सकते हैं कि 256 में पुलिस रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट हुआ है तो क्या इस पे अक्विटल हो सकता है. तो आप अगर 256 को भूल गए कि समन केस कंप्लेंट पे होना चाहिए तो यू विल मेक अ ब्लंडर और आपके 1.25 मार्क्स चले गए पेपर से. तो ये वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा. और ये यूपी, उत्तराखंड, बिहार कहीं भी आ सकता है. ऑलराइट, इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. इसी से पता चलता है कि आपने बेयर एक्ट कितने ढंग से पढ़ी है. सो रिमेंबर 256 और 257 में कंप्लेनेंट्स हैं, और 256 क्या कहता है, समन्स हैज बीन इशूड ऑन अ कंप्लेंट केस है वहाँ पे भी, और 257 में भी देयर इज अ कंप्लेनेंट. अब लेजिस्लेचर ने क्लैरिफाई करेगा कि वो किस बेसिस पे है, बट इट्स डेफिनेटली नॉट एन इन्फॉर्मेंट, ही इज अ कंप्लेनेंट. 258 आता है जो सीधे कहता है इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट. ये जनरली पुलिस रिपोर्ट है. तो ये हो सकता है ऑप्शन आपको मिल जाए प्रीलिम्स के एग्जाम में कि क्या ये पुलिस रिपोर्ट पे बेस्ड है या ये कंप्लेंट केस पे बेस्ड है या दोनों पे बेस्ड हो सकता है या नन ऑफ द अबव. ऐसा तो ध्यान रखिएगा, पुलिस रिपोर्ट ही चूज करिएगा, वरना आपका 258 के पर्सपेक्टिव में आंसर गलत हो जाएगा. और वहीं 256 है तो 256 और 257 में क्लियर रहिएगा कि यहाँ पे कंप्लेंट केस के बेसिस पे केस चला है, प्रोसीडिंग चली है, और 256 और 257 दोनों में अक्विटल होता है.
258 में एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया तब अक्विटल होगा। उससे पहले अगर ऑर्डर टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग्स दिया गया है, ऑर्डर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स दिया गया है, देन इन दैट केस डिस्चार्ज होगा। दोनों चीजों को याद रखिएगा। अब 259 जनरल प्रोविजन है जो सीधे से एक बात कहता है कि मैजिस्ट्रेट के पास इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में पावर है कि कोई भी समन्स केस जिसमें जो ऑफेंस जो भी समन केस में बन रहे हैं वो उसमें 6 महीने से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो ही में उसको वो वारंट ट्रायल के हिसाब से ट्राई कर सकता है अगर वो चाहे तो। दैट इज इट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका कीवर्ड याद रखिएगा, 6 महीने से ज़्यादा का और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। 259 कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये पावर किधर है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 256, 257, 258 एंड 259। ये सेक्शन नंबर इसका ज़रूर याद रखिएगा। तो ये था प्राइमरली एक इसमें कुछ नुआंस नहीं है। बाकी अक्विटल और डिस्चार्ज पे ध्यान रखिएगा। अब 257 पे मुझे आपको सिर्फ एक केस लॉ बताना है, एक ही। इस पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेन जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी हमने सेशंस ट्रायल पे ही खत्म कर ली थी। तो 257 में देयर इज अ केस ऑफ प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर वर्सेस मधुसूदन चौधरी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर शुड एग्जिस्ट अ रिक्वेस्ट एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड फॉर विड्रॉवल of the complaint by the complainant, and the magistrate should be satisfied that there are good grounds for withdrawing the same. However, in the order of the इस केस में क्या हुआ था, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर में ये नहीं दिखा था कि कोई रिक्वेस्ट उसके सामने आई है या नहीं आई है और क्या रीजंस थे जो उसने अलाउ किए विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। तो ऐसे में जब मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट ही अंडर सेक्शन 257 ही यही नहीं दिखा पा रहा था कि क्या मैजिस्ट्रेट के पास गुड ग्राउंड्स थे विड्रॉल अलाउ करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड करवा दिया था और बोला था कि दोबारा से आप प्रोसीडिंग्स दोबारा से शुरू करिए। सो रिमेंबर कि 257 में देयर शुड एग्जिस्ट अ रिक्वेस्ट explaining the grounds for withdrawal of the complaint by the complainant, और मैजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना होगा कि देयर आर गुड ग्राउंड्स या सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर परमिटिंग सच विड्रॉल। अब मान लीजिए समन्स केस में अक्यूज धमकी दे रहा है और धमकी के पर्पज से उसने कंप्लेंट विड्रॉ कर रही है, तो ऐसे केस में तो ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस हो जाएगी ना, इट विल कॉज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। दैट इज वाई ये डिस्क्रिप्शन मैजिस्ट्रेट को दिया गया है। अगर मैजिस्ट्रेट को लग गया कि नहीं कंप्लेनेंट को थ्रेटन किया जा रहा है तो ही विल नॉट अलाउ विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट अंडर 257। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें नुआंस कुछ है नहीं, देयर इज नो नुआंस इन इट, बस इसके कीवर्ड्स का ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दीज कीवर्ड्स। अब समरी ट्रायल पे आ जाते हैं। अब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, ये स्पेशल प्रोविजन है चैप्टर 21 में। CJM मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, ये लाइन याद रखिएगा। समरी ट्रायल्स में मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को एम्पावर्ड होना है हाई कोर्ट से। तो कौन कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकता है इन अ समरी वे? तो फर्स्ट क्लॉज में 2 साल से नीचे के ऑफेंस, 2 साल या 2 साल तक के नीचे के ऑफेंस 2 साल से एक्सीड नहीं होने चाहिए। अब क्लॉज 1 इस तरीके से लिखा है, ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो बेसिकली ये बोलने की बजाय आप सीधे ये बोल सकते हैं कि 2 साल या उससे नीचे। फिर ये है, अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है 260 का, थेफ्ट अंडर 379, 380 या 381 वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लॉज 3 स्टोलन प्रॉपर्टी से लेता है, स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करता है, और क्लॉज 4 भी स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करता है, और क्लॉज 4 में असिस्टेंट या कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हुआ है, और दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है 2000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। तो ये पैसे की लिमिट याद रखिएगा, पैसे की लिमिट है इस केस में 2000 रुपये
के अंदर, 2000 या 2000 रुपये के अंदर, 2000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज समरी ट्रायल उस पर नहीं हो पाएगा। थर्ड वाली केसेस में 2000 रुपये से कम है समरी ट्रायल हो जाएगा, 2000 रुपये से ज़्यादा है, मान लीजिए 2500 रुपये है या 2100 रुपये है या 2050 रुपये है, समरी ट्रायल नहीं लग सकता ऐसे थेफ्ट के केस में। सेम गोज फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी जो क्लॉज 3 और 4 में जा रही है। अब क्लॉज 5 कहता है सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो 454 क्या है? 454 is lurking house trespass or house breaking in order to commit an offense punishable with imprisonment. ये तो 454 है। 456 क्या है? It provides for punishment for lurking house trespass or house breaking by night. तो it is self explanatory, दोनों पे 3 साल की सजा है, एक्सेप्ट इन 454 जहाँ पे अगर ऑफेंस थेफ्ट का है तो इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। बट सेक्शन इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। 454 में और 456 के जो भी ऑफेंसेज हैं उसको समरली ट्राई किया जा सकता है। 456 में कितना सेंटेंस हो सकता है? 3 साल और फाइन। ठीक है, मैं 3 साल और फाइन, वो हिंदी वाला और कह रहा हूँ। इट इज 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। ये सेक्शन 456 के वर्ड्स हैं। Then we come to insult with intent to provoke a breach of peace under section 504। पब्लिक प्लेस में आप किसी को गाली बक रहे हैं जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो, अगर झगड़ा कर लिया तो अफ्रे हो जाएगा वो, लेकिन आप अगर पब्लिक प्लेस में किसी को प्रोवोकेशन देते हैं विच मे कॉज ब्रीच ऑफ पीस, देन इट इज अंडर 504। तो ये बेसिकली आईपीसी के टॉपिक हैं। और या किसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो 2 साल या उससे जिसमें मैक्सिमम जो सेंटेंस हो सकता है वो 2 साल तक का हो सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एनोनिमस कम्युनिकेशन से मौत या ग्रीवियस हर्ट या इम्प्यूटिंग अनचैस्टिटी ऑफ टू द वुमन ऐसा कोई एलिगेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब 7 साल तक के लिए चला जाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब 7 कहता है किन्हीं ऑफेंस का अवेटमेंट, 8 कहता है अटेम्प्ट और 9 कहता है सेक्शन 20 अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट। तो सबसेक्शन 260 का कहता है, और यही इंपॉर्टेंट है, ये आप जो ट्रायल्स के जितने भी प्रोविजंस देख रहे हैं ना, ये यूपी उत्तराखंड और आपके एमपी में बहुत पूछे जाते हैं। ये वाले सेक्शंस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, और बिहार में भी होते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए? आपको अरेस्ट, बेल, इन्वेस्टिगेशन, मेन सेक्शंस इन्वेस्टिगेशन के, और ट्रायल, और कुछ मिसलेनियस जो ऑल ओवर सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। पूरी सीआरपीसी आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ मेन सेक्शन है जिनके कीवर्ड्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। अगर वो हो जाएंगे तो यू विल स्कोर द टॉप रैंक्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और अगर आपको जनरली जो लॉयर में प्रैक्टिस करना जो एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उनको तो एक्सेप्शनल सिनेरियोज भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज इफ दे वांट टू आर्ग्यू अ केस एंड विन। तो 260 के सबसेक्शन 2 कहता है, व्हेन इन अ कोर्स ऑफ समरी ट्रायल it appears that the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, magistrate shall recall the witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this code। अब समरी ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इनको भी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को भी हाई कोर्ट ही इम्पावर कर सकता है सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को। और 260 में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को हाई कोर्ट इम्पावर करता है टू ट्राई द ऑफेंसेस मेंशन्ड। तो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कौन कौन से ऑफेंस को समरली ट्राई कर सकता है? उन ऑफेंस को जिसमें पनिशमेंट या सिर्फ फाइन से है या इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं है। ये कीवर्ड है इसके। मैं किसी चीज को कीवर्ड तब कहता हूं व्हेन यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया, ये याद रखना है। 262 क्या कहता है? प्रोसीजर क्या है समरी ट्रायल का? समन्स केस वाला फॉलो होगा, बस इतना डिफरेंस है। सबसेक्शन 2 बता देता है कि सेंटेंस 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। दैट इज इट। ये है आपका
समन्स ट्रायल, और फिर समन ट्रायल्स में फिर आप क्या क्या रिकॉर्डिंग होगी, कैसे आप रिकॉर्ड रखेंगे, तो सीरियल नंबर ऑफ द केस, कमीशन ऑफ ऑफेंस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड एग्जामिनेशन, फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। वैसे तो सीआरपीसी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का स्टेटस एक है, पर सीआरपीसी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को कुछ स्पेशल फेवर्स देती है जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को नहीं देती। ऑलराइट, जैसे समैरली यहाँ पे वो ट्राई कर सकता है, दैट इज वन इंस्टेंस, यू कैन ट्राई इट समैरली बिना एम्पावरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। लेजिस्लेचर खुद कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कैन डू सो, बट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नहीं कर सकता, उसको हाई कोर्ट से एम्पावरमेंट चाहिए। तो ये एक स्पेशल चीज है जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास है पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरियाज के मैजिस्ट्रेट हैं। जैसे दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट या टाउन को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है, और अगर उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है। लेकिन ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आना इसका बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आता, अनटिल एंड अनलेस स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होगा, चाहे वहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से 20 मिलियन क्यों ना हो जाए, इट डजेंट मैटर। ये चीज़ याद रखिएगा, इट हैज़ टू हैव द डिक्लेरेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द सीआरपीसी। कौन करता है ये? स्टेट गवर्नमेंट करती है। नाउ I'll come to section 264, जिसमें कहता है in every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and the judgment containing brief statement of the reasons for the finding। substance record करेगा evidence का, detailed recording की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद सीधे क्या करेगा, judgment, जिसमें brief statement for reasons की जिन भी कंक्लूजन पे आया है, क्यों आया है, उसको ब्रीफ में रिकॉर्ड करके सीधे जजमेंट पास कर दे। लैंग्वेज क्या होगी वो 265 में, एवरी सच रिकॉर्ड शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। एंड ये सारे प्रोसीजर प्रोविजन हो गए आपके, इसमें अब कुछ और बचा नहीं है, देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब समरी ट्रायल को लेके एक प्रोविजन है जो काफ़ी आगे आता है, जो रिवीजन से डील करता है। हालांकि ऑफ पॉइंट है, पर मैं आपको बता देता हूँ फॉर द सेक ऑफ इंटरलिंकिंग, कि जब किसी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिसने किसी केस को समरली ट्राई किया है या किसी केस को जनरली ट्राई किया है, तो सेक्शन 404 ऑफ द सीआरपीसी कहता है कि when the record of any trial is held by a metropolitan magistrate, जिसके रिवीजन की प्रोसीडिंग में बुलाया है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में, तो मैजिस्ट्रेट may submit his record a statement setting forth the grounds of his decision or order any such facts which he thinks material to the issue and the court shall consider। मतलब रिविजनल कोर्ट जो है ना, उनको मैंडेटरी है कि कंसिडर करेंगे उन रीजन, स्टेटमेंट एसेट्रा एसेट्रा जो भी फॉरवर्ड करे, बिफोर ओवर रूलिंग और सेटिंग असाइड सेट डिसीजन और ऑर्डर। ये स्पेशल प्रोविजन से मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। पर जनरली वो सिर्फ समरी ट्रायल तक नहीं कन्फाइंड है, ये जनरली स्पेशल प्रोविजन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए बनाया ही गया है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरियाज कमर्शियल हब्स होते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें जल्दी डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। यहाँ पे टार्डी सिस्टम नहीं रह सकता। द सिस्टम्स कैन नॉट स्टे वेरी स्टैग्नेंट इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, अदरवाइज इकोनॉमी विल टेक अ हिट। तभी क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में वो समैरली चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ऐसे में देयर इज अ रिस्क कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के जजमेंट ऑफन ओवरटर्न हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सुपीरियर रिविजनल कोर्ट्स को या अपीलेट कोर्ट्स को ये लगे ही ना कि प्रॉपरली चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। तो रिविजनल कोर्ट्स के लिए लेजिस्लेचर ने बताया है कि जो भी वो डिसीजन पे अपना मटेरियल देता है और अपने ग्राउंड्स फॉर डिसीजन बताता है, उसको कंसिडर किया जाएगा बिफोर ओवर रूलिंग या सेटिंग असाइड सच डिसीजन और ऑर्डर। ये लेकिन सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए। सो दैट इज व्हाई आई कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अ बिट स्पेशल देन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पर हैं दोनों बराबर ही, सेंटेंस भी दोनों बराबर दे सकते हैं, स्टेटस दोनों
बराबर दे सकते हैं। पर पावर्स में, स्पेशली इन टाइप्स की पावर और कंसिडरेशंस में थोड़ा अंतर हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास थोड़ा एक्स्ट्रा है। These are the primarily main provisions. Now I'll talk about judgments, कि किस किस तरीके के जजमेंट्स होते हैं और उनके रीजंस क्या हैं। तो आप जजमेंट्स का जितना भी पॉइंट है आप किससे इक्वेट करेंगे। Whenever I talk about judgments ना, तो आपके दिमाग में 3 सेक्शन पहले आने चाहिए। What are those? Those are section 235, सेक्शन जिसमें सेशंस ट्रायल देता है जजमेंट, सेक्शन 248 जिसमें मैजिस्ट्रेट देता है जजमेंट, और सेक्शन 255 जो समन्स ट्रायल में जजमेंट है। वो समरी ट्रायल में इतना आपको आने की जरूरत नहीं, ये प्राइमरली सेक्शंस हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो जजमेंट्स का जो प्रोसीजर है कि कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, ये 353 में दिया हुआ है, सेक्शन 353। तो 353 में बताया गया है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा वो पहली बात ओपन कोर्ट में करेगा, पब्लिक उसमें पब्लिक गैदरिंग में करेगा। कोर्ट्स ओपन होते हैं ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 327। तो ओपन कोर्ट का मतलब है कि वहाँ पे पब्लिक की भी एक्सेस है, तो उनके सामने ही वो जजमेंट अनाउंस करेगा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोशिश करेगा कि जजमेंट जो है टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल के इमीडिएटली बाद प्रोनाउंस हो जाए या किसी और आगे की डेट पे। तो उसके लिए वो नोटिस देगा पार्टी और उनके प्लीडर को बाय डिलीवरिंग, और ये प्रोसेस से ऐसे कंप्लाई करेगा। आइदर ही डिलीवर द होल जजमेंट और he'll read out the whole part of the judgment or he'll merely read out the operative part of the judgment। तो ये याद रखने के लिए आपको आसान है कि he has to either deliver whole judgment or he can read out the whole of the judgment, पूरा का पूरा judgment ही पढ़ ले, और he may read out the operative part of the judgment and explain the its substance। तो ये बस याद रखिएगा। Then subsection 2 says when the judgment is delivered under clause A, the presiding officer shall cause it to be taken down in a shorthand, sign the transcript and every page thereof as soon as it's made ready, and write on it the date and delivery of judgment in open court। तो साइन करेगा, उस पर डेट लिखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर प्रोसीजर थिंग्स। इसमें बस जानकारी आपको लेनी है, समझने को उसमें कुछ है नहीं, बस जानने को है। फिर when the judgment or operative part thereof is read out under clause B or C, then it shall be dated and signed by the presiding officer in open court, and if it is not written in his own hand, every page of the judgment shall be signed by him। Then subsection 4 comes, where the judgment is pronounced in the manner specified in clause C of subsection 1, the whole of the judgment or copy shall be immediately be made available to the perusal of the parties free of cost। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये जो कॉपी दी जाएगी जजमेंट की, ये फ्री में होगी। ऑलराइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट अंडर सेक्शन 353 सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसके लिए पैसा नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट इज इफ द एक्यूज्ड कस्टडी में है तो ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड, और अगर अक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो ये रिक्वायर्ड है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस होगी। इट इज एक्सेप्ट व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज बीन डिस्पेंस्ड विद एंड द सेंटेंस इज ऑफ फाइन ओनली और ही इज एक्विटेड। तो पर्सनल अटेंडेंस आप उन्हीं केसेस में डिस्पेंस विद कर सकते हैं वेयर द सेंटेंस फाइन का है या वेयर ही इज बीइंग एक्विटेड। एक्विटल जहाँ पे हो रहा है ओनली दैट। इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए अक्यूज्ड नहीं है स्पॉट पे जहाँ पे जजमेंट अनाउंस हो रहा है और उसको पता चलता है वो कन्विक्ट हो गया, तो भाग सकता है, एब्सकॉन्ड कर सकता है। तो तभी लेजिस्लेचर मैंडेट करता है कि जो जजमेंट प्रोनाउंस होगा उसके लिए पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है अक्यूज्ड की। इट इज वेरी एसेंशियल। और तब ही नहीं एसेंशियल है जब वो डिस्पेंस विद की गई है और सेंटेंस सिर्फ वो फाइन का है या वो अक्विट हो रहा है। अब जैसे राम रहीम के केस में क्या हुआ था, उसको क्यों जजमेंट सुनने के लिए आना पड़ा था, इसी प्रोविजन की वजह से। वो गुरमीत राम रहीम का अगर रेप केस किसी ने फॉलो किया हो तो दे शुड हैव रिमेम्बर्ड कि पंचकुला में जो राइट्स वाइट्स हुए थे और जितनी भी चीजें हुई थी
इनको प्रोसीड करने के लिए कोर्ट ने बता दिया था कि मैं इस डेट को जजमेंट अनाउंस करूंगा और आपको ये जजमेंट सुनने के लिए आना है, क्योंकि एक बार जब जजमेंट अनाउंस होकर कोर्ट ने बोल दिया कि गिल्टी है, देन ही शैल बी टेकन इनटू कस्टडी, तुरंत कस्टडी में लिया जाता है उसके बाद। सो वहां पे यही हुआ था। और किस प्रोविजन के बेसिस पे बुलाया था जज ने टू हियर द जजमेंट डिलीवर्ड? इसी प्रोविजन के बेसिस पे कि पर्सनल अटेंडेंस इसके लिए जरूरी है। और यही इसका मेन चीजें हैं। और इसका सबसेक्शन 7 कह देता है कि नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड बाय द रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ द पार्टीज प्लीडर और फ्रॉम द पेज नोटिफाइड for the delivery thereof or any omission to serve or defect in serving parties as pleader and the notice of such date and place। तो CRPC कह रही है कि टेक्निकल फॉल्ट्स अगर समन्स में डेट मेंशन करने में या जगह मेंशन करने में अगर हो गए तो इट्स इमटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ CRPC, पर वो 465 के प्रोविजंस को लिमिट नहीं कर रहा वेयर देयर इज अ केस ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस। इतनी सी बात है। अब 354 बताता है कि लैंग्वेज क्या रहेगा। नाउ विल स्लोली कम टू डेथ पेनल्टी वाली चीजें। डेथ पेनल्टी को लेकर स्पेसिफिकली इसमें 354 सबसेक्शन 3 बोलता है कि स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करना है। ये आपको मार्क करना होगा कि फॉर डेथ पेनल्टी देयर हैज टू बी स्पेशल रीजंस, क्योंकि वो अपने आप में इज अ टॉपिक ऑफ अ ह्यूज डिस्कशन। तो मैं इसको जितना चाहूँ तो जितना कोशिश करूंगा कि इसको सिर्फ प्रोसीजरल रेल्म्स पे ही रिस्ट्रेंड करके रखूं, लेकिन सब्सटेंशियल रेल्म को लेके मुझे आपको कभी ना कहीं तो थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि जैसे डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सबसे पहले किस केस में हेल्ड हुई। तो जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, फिर उसके बाद बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फिर मच्छी सिंह, फिर अलग अलग जितने भी केसेस और टेस्ट आएंगे, लेकिन सब्सटेंशियल लॉ के मैटर है। प्रोसीजरल लॉ में क्या आपको जानेंगे? प्रोसीजरल लॉ में आप जानेंगे कि लेजिस्लेचर ने मैंडेट किया कि स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड होंगे। डेथ पेनल्टी कौन दे सकता है? डेथ पेनल्टी आपका सेशन जज दे सकता है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। कंफर्मेशन कहाँ होगा, कंफर्मेशन कैसे होगा? कंफर्मेशन आपका है 366 में, जहाँ पे वो भेजता है। फिर 366 में भेजने के बाद हाई कोर्ट चाहे तो कंफर्म कर दे या तो अनल कर दे अंडर 368। देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज। एग्जीक्यूशन कैसे होगा डेथ पेनल्टी का? एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, ब्लैक वारंट क्या होता है, कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, सेशन जज ब्लैक वारंट में क्या लिखता है, ये सारी चीजें डेथ पेनल्टी की प्रोसीजरल मैटर्स हैं। पर क्या डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है या डेथ पेनल्टी कब दी जाएगी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, ये सब्सटेंशियल लॉ का मैटर है। सब्सटेंशियल लॉ कहाँ है? IPC में है। प्रोसीजरल लॉ कहाँ है? CRPC में है और प्रेजेंस मैनुअल में है डेथ पेनल्टी को लेके और एग्जीक्यूशन को लेके। डेथ पेनल्टी पे लेके मैं थोड़ा बहुत जितना हो पाए आपको बताऊंगा। मतलब बेसिकली तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें बता दूंगा और एग्जाम के पर्पज से तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, पर अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। सो यू डू टेल मी, इस लेक्चर को सुनने के बाद आई एक्चुअली वांट यू पीपल टू टेल मी इन द ग्रुप वेदर यू वांट अ डिटेल्ड प्रोसीजरल डिस्कशन, क्योंकि देखिए मैं इसमें प्रोसीजर ही बताऊंगा, लेकिन प्रोसीजर में प्रिजन मैनुअल का भी प्रोसीजर है। प्रिजन मैनुअल बताता है कि जब फांसी पे टांगा जाएगा तो पहले क्या किया जाएगा, रस्सी को कैसे बनाया जाएगा, रस्सी पे क्या क्या लगाया जाएगा, फांसी देने से पहले जबड़े का साइज कितना लिया जाएगा, फिर गर्दन का नाप लिया जाता है, फिर जब एग्जीक्यूट होने जा रही होती है कि जो भी टाइम सेशन जज ने डिसाइड किया है कि ब्लैक वारंट इस वक्त पे एग्जीक्यूट होगा, तो पैर कैसे बांधे जाएंगे, कितनी देर के लिए टांगा जाता है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल मैटर्स में है। एग्जाम के पर्पज से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के पर्पज से रेलेवेंट है। एग्जाम के पर्पज से आपको डेथ पेनल्टी में क्या रेलेवेंट है? प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल रेल्म में ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ प्रोसीजरल रेल्म की बात कर रहा हूँ। सब्सटेंशियल लॉ ऑफ डेथ पेनल्टीज इन IPC, वहीं पर डिस्कशन होगा कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है। यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ की बात होगी कि क्या ओपन कोर्ट जो रिव्यू पिटीशन है डेथ पेनल्टी का जब सुप्रीम कोर्ट में होता है तो क्या उसमें ओपन कोर्ट हियरिंग चाहिए? तो आंसर है हाँ। मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट एंड सिटी दिल्ली में ये हेल्ड हुआ, मिनिमम 3 जजेस की बेंच होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोसीजरल मैटर्स हैं। कब तक डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट हो सकती है? तब तक नहीं एग्जीक्यूट हो सकती जब तक सारी लीगल रेमेडीज नहीं एग्जॉस्ट हो जाएं। एक बार लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई
तो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद 14 दिन का पीरियड देना पड़ेगा, नो नोटिफिकेशन। ये शत्रुघ्न चौहान की गाइडलाइन है, शत्रुघ्न चौहान, इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क केस ऑन डेथ पेनल्टी एंड मर्सी पिटिशंस। तो और हाँ, एग्जामिनेशन क्या होगा कि कभी कभी कुछ अक्यूज्ड पागल हो जाते हैं एंग्जाइटी के मारे, उनका क्या करना है, पोस्टमार्टम क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये प्रोसीजर मैटर्स हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो मैं इसके सारे प्रोसीजर बहुत डिटेल में डील कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग द मैटर्स ऑफ सेंटेंसिंग, बट यू हैव टू टेल मी, वरना मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और बाकी मैं आप लिख दूंगा। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लेना, और इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन टू यू तो यू टेल मी, आई विल बी हैप्पी टू टेल यू अबाउट इट, लेकिन बेसिकली आई लीव इट अप टू यू। Then I come to section 354, the language and contents of the judgment। तो जजमेंट लिखा जाएगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। कहाँ पे? 272 में, या याद रखिएगा। और एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा? फिर उसके बाद जब आप एविडेंस हमेशा पहली बात तो अक्यूज के प्रेजेंस में होगा, फिर 274 से लेके आपके 278 तक 80 तक ये सारे आपके प्रोसीजर हैं कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। आई हैव एक्चुअली डेल्ट विद इट। समन्स ट्रायल में कैसे होता है, समन्स ट्रायल के लिए आई थिंक 274 वाला प्रोसीजर है, और आपका वारंट ट्रायल में 275 ऑफ द सीआरपीसी वाला प्रोसीजर है। 276 में रिकॉर्ड ऑफ ट्रायल कैसे प्रिपेयर होगा सेशन जज के सामने, वो वाला प्रोसीजर है। तो 276 वाला जानना मेन इंपॉर्टेंट था सेशन जज के पर्सपेक्टिव से। लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड, प्रोसीजर जब एविडेंस कंप्लीट है। आई हैव डेल्ट विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली। रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द अक्यूज्ड कैसे होगा, ये मैंने तब डील किया था जब मैं 164 पढ़ा रहा था। ऑलराइट, सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस। अगर आपको नहीं याद होगा तो एक दो सवाल इससे आई विल एंटरटेन, बट इट शुड स्प्रिंग फ्रॉम द टॉपिक ओनली। देन एक बात ध्यान रखिएगा कि समन केस में जो रिकॉर्ड होता है उसमें मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ एविडेंस बनाने की जरूरत होती है, बस, बारिंग द प्लेस व्हेन प्ली ऑफ गिल्ट है। प्ली ऑफ गिल्ट में आपको पता है कि स्पेशल प्रोसीजर लग जाएगा अंडर सेक्शन 253, जहाँ पे बोलता है कि जो पूरी की पूरा जो स्टेटमेंट है वैसा के वैसा रिकॉर्ड करो, या अगर उसने लिख के दिया है तो फिर उसका रिटन फॉर्म ही एडमिसिबल हो जाएगा। 274 में बाकी कह रहे हैं कि अगर ट्रायल चल रहा है, एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है एक्सेप्टिंग द प्ली ऑफ गिल्ट, तो उसमें आप मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ एविडेंस बना सकते हैं। वारंट केस में क्या है? वारंट केस में द मैजिस्ट्रेट एविडेंस सारे विटनेस का खुद ले सकता है, या ही में ऑर्डर हिज डिक्टेशन इन द ओपन कोर्ट, या अगर वो फिजिकली लिख नहीं सकता तो डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय दिस बिहाफ। ये सारी एविडेंस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकती है इफ इट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। देन इसमें मेन पॉइंट ये है कि ऑर्डिनरली नैरेटिव में लिया जाता है, पर अगर जज चाहे तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी ले सकता है, और उस पर सिग्नेचर होगा, जैसे सिग्नेचर हो गया मैजिस्ट्रेट या जज कंसर्न का, इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। फिर बाकी लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द एविडेंस व्हेन कंप्लीट, ये सारा मैं सेशन स्टाइल पे ही डील कर चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ना बहुत डेप्रिकेट की है ये प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकली आप देखेंगे कभी कोर्ट रूम में जाएंगे तो 4-4 लोगों के एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस चल रहे हैं एक साथ, 4-4 अलग अलग केस हैं नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, सबका एग्जामिनेशन चल रहा है एक साथ कोर्ट में। इसको डेप्रिकेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा। उसने बोला है एक वक्त पे आप एक ही करोगे और एग्जामिन करोगे सबको, देखोगे, मैजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, आपकी ड्यूटी बनती है ऐसा करना। लेकिन एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये भी बात हो जाती है कि कैसे करें जब इतना सारा बर्डन है केसेस का ट्रायल जुडिशरी पे, तो इट ऑलमोस्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू डील विद ऑल ऑफ इट एट वंस। तो मैजिस्ट्रेट जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, 4-4 लोगों का एग्जामिनेशन एक साथ करते हैं। तो हालांकि इससे काफ़ी जुडिशियल सिस्टम सफ़र करता है, ट्राइवेस्टी ऑफ जस्टिस होती है, मैजिस्ट्रेट अपना वो रोल अदा नहीं कर पाता जो लेजिस्लेचर ने उससे उम्मीद की थी। सो आई होप द इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मीन्स और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी जब वर्चुअल हियरिंग्स और ये सारी चीज़ें, तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक ये जो फास्ट मीन्स हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हैं, इसकी वजह से कोर्ट की सिचुएशन थोड़ी बढ़ सकती है, वरना तो इतने इनएडुकेट नंबर ऑफ जजेस हैं इस कंट्री में कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारे केसेस एक साथ डील करने का। रीजंस फॉर डिले भी मैंने आपको दिए हुए होंगे,
सेशंस ट्रायल में देखिएगा, यहाँ पे 313 वाला है, उसमें मैंने बताया कि रीजंस ऑफ डिले क्या क्या होते हैं। डिटेल में नहीं बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स बताएं। देन आई कम बैक टू सेक्शन 354। अब 354 में सबसेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि जब कन्विक्शन इज अंडर आईपीसी और जज को डाउट है कि under which two sections or under which two parts of the same section of the code the offense falls, the court shall distinctly express the same and pass the judgment in alternative। अगर जज को डाउट होता है कि लेट अस सपोज 304 के पार्ट 1 में फॉल कर रहा है, 304 आईपीसी के पार्ट 2 में फॉल कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर उसको डाउट होता है तो ही शैल फर्स्ट एक्सप्रेस द सेम एंड पास द जजमेंट इन अल्टरनेटिव जजमेंट दे सकता है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है डेथ पेनल्टी वाला। 354 का 3 जो कहता है कि स्पेशल रीजंस फॉर द सेंटेंस ऑफ डेथ देने हैं। जनरल रीजंस ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं दे सकते, एक चीज ये याद रखिए। दूसरी चीज प्री सेंटेंस हियरिंग, जो आपने देखा होगा ना कि जो सेशन स्टाइल में मैं बता रहा था कि आप एक ही चीज एक ही वक्त पे प्री सेंटेंस हियरिंग एक ही डेट पे कन्विक्शन और सेंटेंस नहीं कर सकते ऑर्डिनरली, बिकॉज प्री सेंटेंस हियरिंग का सोशियोलॉजिकल पर्पस है और बाकी पर्पस है। तो ये डेथ सेंटेंस वाले मैटर्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड कर लेता है। इट होल्ड्स इमेंस इंपॉर्टेंस इन दोज केसेस। और उन केसेस में अगर जज ने मैकेनिकली सेंटेंस कर दिया डेथ पेनल्टी के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अपीलेट कोर्ट में हो सकता है कि उसका जो डेथ सेंटेंस जो पास किया है उसको सेट असाइड कर दे और वो बोल दे कि प्री सेंटेंस हियरिंग करो, उसके बाद देखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। या अप्रोप्रिएट केसेस में अपीलेट कोर्ट खुद ही सुनवाई कर ले प्री सेंटेंस हियरिंग की और फिर खुद ही जजमेंट या ऑर्डर पास कर दे, एज द केस मे बी। फिर सबसेक्शन 4 कहता है कि व्हेन द कन्विक्शन इज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 year और मोर, but the court imposes a sentence of imprisonment for a term less than 3 months, it shall record reasons for awarding sentence unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court or unless the case was tried summarily in the provision of this court। तो राइजिंग ऑफ द कोर्ट वाले में ये आपको कंटेम्प्ट में ज़्यादा होता है। राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है कि जब तक कोर्ट के आवर्स खत्म नहीं हो जाते, जब तक जज बैठा हुआ है तब तक वो आपको डिटेन करके रखा है, वही सेंटेंस है। ये अक्सर कंटेम्प्ट केस में होता है। जैसे सीबीआई के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने बैठा लिया था, कह रहा था कि हम आपको ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे, आपको इतनी सज़ा दे देते हैं। उन्होंने बहुत प्लीड किया था कि उनको जेल ना भेजा जाए। कोर्ट ने बोला चलिए जेल नहीं भेजेंगे, आपको उतना सेंटेंस देते हैं, कन्विक्ट तो आप हो गए कंटेम्प्ट के लिए, पर आप कोने में बैठे आइए। और 1 लाख का फाइन भी लगाया था जब उन्होंने गलती से सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया होगा कि ट्रांसफ़र ना करना किसी ऑफिसर का, तो उन्होंने फाइल देखी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उस पर। अब जो काउंसिल होता है डिपार्टमेंट का, उसने भी नहीं बताया, तो उन्होंने अनजाने में पास कर दिया ट्रांसफ़र ऑर्डर। ट्रांसफ़र ऑर्डर पास हो गया तो इन पे कंटेम्प्ट लग गया था सीबीआई के डायरेक्टर पे। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसेक्शन 4 बेसिकली इन सिचुएशंस के लिए कि आप प्रोबेशंस का तो बेनिफिट दे नहीं रहे, जज एज अ जज दे आर नॉट गिविंग द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशंस, और आपने सेंटेंस 3 महीने के नीचे दिया है, तो ऐसे केस में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इतना कम सेंटेंस क्यों दिया है, अनलेस इन द केस वेयर इम्प्रिजनमेंट इज स्टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट या समरी प्रोविजन में किया, क्योंकि समरी प्रोविजन में तो आप 3 महीने मैक्सिमम ही दे सकते हैं। एक्चुअली जब क्रिमिनल्स को लेके अनड्यू सिंपैथी हो जाती है ना, तो सोसाइटी का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। अनड्यू सिंपैथी टू इम्पोज इनएडिक्वेट सेंटेंसेस will do harm to a justice system and will undermine the confidence in the judicial system, and the law and society could not endure such serious threats to its security by the criminals at large। कि हाँ क्रिमिनल ने तो बहुत बड़ा ऑफेंस किया है, आपने कितने दिन की सजा दी, 2 हफ्ते की, तो सीआरपीसी कह रही है कि आप रीजंस बताएंगे कि भाई आप इतना कम सेंटेंस क्यों दे रहे हैं। क्योंकि देखिए सेंटेंसिंग का एक सोशियोलॉजिकल पर्पस होता है। इस 5 थ्योरी होती हैं सेंटेंस की, इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोग ने आईपीसी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे। डेटरेंट, रिफॉर्मेटिव, रेट्रिब्यूटिव, प्रिवेंटिव एंड एक्सपाइटरी। ठीक है,
डेटरेंट, रेट्रिब्यूटिव, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव एंड एक्सपायटरी थ्योरीज, ये सेंटेंसेस की थ्योरी होती है और इसका सोशियोलॉजिकल पर्पस होता है। एज अ कॉमन पर्सन, हम हमारे और आप जैसे लोग, क्या हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कन्विक्टेड रॉबर एक हफ्ते में डकैती करके निकल आए, या रॉबरी करके निकल आए, या थेफ्ट करके निकल आए? वी डू नॉट वांट क्रिमिनल्स रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, क्योंकि हम ही को खतरा हो जाएगा। और अगर जुडिशियल सिस्टम अनड्यू सिंपैथी दिखाएगा क्रिमिनल्स को, तो पीपल विल एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग लॉ इन देयर ओन हैंड्स। वो सोचेंगे कि जुडिशियल सिस्टम तो अच्छा सा सेंटेंस पास नहीं कर सकता, तो हम ही सेंटेंस पास कर देते हैं, कम से कम सोसाइटी ठीक तो होगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज थिंग्स, और विक्टिम को भी तो आपको सेशिएट करना है और डेटरेंट इफेक्ट भी सोसाइटी में लाना है। तो दैट इज वाई सबसेक्शन 4 कहता है कि आप अगर 3 महीने से कम का सेंटेंस देते हो एक ऐसे ऑफेंस पे जिसका इम्प्रिजनमेंट 1 साल या उससे ज्यादा से है, देन यू डू टेल अस द रीजन कि क्यों आपने क्या कंसिडर करके किया। अब हाँ, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे एक यूनाइटेड स्टेट्स का जजमेंट है, डेनिस कॉन्कर वर्सेस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। इसको सुप्रीम कोर्ट खूब बोलता है, विक्रम दौरजी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी बोला, और मतलब हर केस में जो भी सेंटेंसिंग से रिलेटेड है, लाइक स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस काशीराम एंड अदर्स, इनमें भी इसी जजमेंट को जो यूनाइटेड स्टेट्स का, इसको रिपीट करता रहता है। इसमें बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसिंग should be to protect the society and deter a criminal in achieving the avowed object of law by imposing appropriate sentence. It is expected that the courts would operate sentencing systems so as to impose such sentence which reflects the conscience of the society, and sentencing process has to be stern where it should be. Imposition of sentence without considering its effect on the social order in many cases may be a reality of in many cases it may in reality turn into a futile exercise. The social impact of a crime where it relates to an offense against a woman, dacoity, kidnapping, misappropriation of public money, treason, and other offenses involving moral turpitude or moral delinquency, which have a great impact on social order and public interest, it cannot be lost sight of, and per se it requires exemplary treatment. मतलब कोर्ट्स कह रहे हैं कि पर से ऐसे केस में आपको सजा अच्छे से देनी चाहिए, इन लोग को एग्जाम्पलरी सजा देनी चाहिए कि एग्जाम्पल बन जाए कि अगर इस तरीके के मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस करोगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन करोगे, या टेररिस्ट की एक्टिविटीज में आओगे, तो ये सबके लिए मैसेज चला जाएगा कि इन्हीं को ऐसी सजा दे दो कि इट बिकम्स अ डेटरेंट इफेक्ट फॉर एवरीवन एल्स। और ऐसे केसेस में कोई भी लिबरल एटीट्यूड बाय इम्पोजिंग अ मीगर या छोटा सा सेंटेंस या बहुत सिंपैथी क्रिमिनल्स को दिखाना, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है सोसाइटी के लिए। ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है किसी भी डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी के लिए, टू शो अनड्यू लीनियंसी और सिंपैथी टू अ क्रिमिनल। देखिए, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस होना अलग बात है, बट ये कहना कि इवन दो द पर्सन इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल, ही इज अ रेसिडिविस्ट, ही इज अ हार्डकोर क्रिमिनल who only wants to kill people and he has zero mitigating circumstances, he kills because he enjoys it, और ऐसे व्यक्ति पे आप लीनियंसी दिखा रहे हो, तो बाहर निकल के तो वो वही करेगा जो वो करता है। तो ऐसे में सोसाइटल सिस्टम ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक जज की खराब सेंटेंसिंग हैबिट की वजह से पूरी सोसाइटी ब्रेक डाउन हो सकती है। अब एक एग्जांपल ले लें, कोई टेररिस्ट ड्रेडेड कन्विक्ट कर दिया, और वो ऑफेंस ऐसा है जिसपे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम होना चाहिए, बट लेट अस सपोज जज ने सोचा कि नहीं, वो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से और पता नहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए जज साहब, और सोचने लगे कि नहीं उसकी पोजीशन समझो एक्सेट्रा, पर फैक्ट्स पे कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस नहीं। ये सब जज साहब सोच रहे हैं कि अगर मैं इसे माफ़ कर दूंगा तो ये सुधर जाएगा, तो उन्होंने माफ़ कर दिया। अब वो टेररिस्ट जो निकला बाहर, वो वापस वही करने लगा जो वो कर रहा था, लोगों को मारने लगा। तो ऐसे केस में एज अ पब्लिक यू विल थिंक कि जुडिशियल सिस्टम एकदम फ्लॉड है। जिस टेररिस्ट को सजा देनी थी उसने उसको बाहर छोड़ दिया, और उसको बाहर छोड़ने की वजह से कन्विक्शन के बाद ऐसे लोगों को सजा अच्छे से देनी चाहिए। देखिए, कन्विक्शन से पहले अ पर्सन इज एन अक्यूज्ड, उसके पास राइट्स हैं, एवरी अक्यूज्ड हैज राइट्स, बट वंस ही इज कन्विक्टेड he should be sentenced on the policies of law.
एंड द पॉलिसी ऑफ लॉ इज डेटरेंट एंड रिफॉर्मेटिव। अब ऑफेंस का नेचर देख के ये पता चलता है कि वो रिफॉर्म हो सकता है, तो उसको वैसा सेंटेंस देना चाहिए जो उसे रिफॉर्म करे। तो ना सेंटेंस अनड्यू हार्श होना चाहिए, ना सेंटेंस अनड्यू लीनियंट होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल पर्पस हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिसके बेसिस पे सेंटेंसिंग करते हैं जजेस। और जब भी सोसाइटी को बिना ध्यान में रखते हुए जजेस सेंटेंस करते हैं, देन it becomes a problem for everyone. All right, because judges are bound to hear the society's cry for justice against the criminal. In this sense, the Supreme Court once said that the courts will be failing its duty if the appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and victim belong. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant, but it should conform to and consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, and the enormity of the offense of the crime warranting public abhorrence, and it should respond to the society's cry for justice against the criminal. ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं. So at the same time, अगर विक्टिम्स के, अगर क्रिमिनल के पास, कन्विक्ट के पास मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज हैं कि उसे फोर्स किया गया था, वो ऑफेंस करना नहीं चाहता था, उससे गलती से हो गया, तो उसको आप एग्जेम्पलरी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप उसको क्या कहते हैं, रिगरस पनिशमेंट ऑफ लॉ नहीं देंगे, आप उसको रिफॉर्म की तरफ ले जाएंगे कि इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज आपने डिसीजन गलत लिया, बट आई विल कंसिडर द सोशियोलॉजिकल पर्पस दैट यू कैन बी रिफॉर्म्ड, आप रिफॉर्म हो सकते हैं, तो आपको इतना एक्सेसिव सेंटेंस नहीं देना चाहिए। और अगर केस के फैक्ट्स ऐसे हैं तो हो सकता है बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन भी मिल जाए। लेकिन अगर कोई वो बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल है जिसने मान लीजिए रेप किया है या चिल्ड्रन को स्लॉटर कर दिया है या डकैती विद मर्डर किया है, तो ऐसे लोगों को आप वो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी लीनियंट ऑन देम, यू हैव टू मेक exemplary, you have to impose exemplary punishment on them. You have to make these people an example for the society, that whoever will follow in their footsteps will suffer the same fate, will be incarcerated for life and he'll never get out. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक आज के तो टाइम हम लोग के पास ख़त्म हो गया है, बट टुमारो विल डील इन डिटेल रिगार्डिंग दिस सोशियोलॉजिकल पर्पस। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सोशियोलॉजिकल पर्पस में आपको एक केस तो मैंने बता दिया, एक आपको पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी और सर संजीव नंदा का केस बताना है, जिसमें रिफॉर्मेटिव के बेनिफिट के लिए अगर जजेस को लगता है कि रिफॉर्म हो सकता है तो कम्युनिटी सर्विस भी ऑर्डर कर सकते हैं जेल सेंटेंस की जगह। मेन जो चीज़ें हमें कल डील करनी होगी वो डेथ पेनल्टी से लेके है और उसका प्रोसीजर से लेके है। तो आप मुझे बताइए कि प्रोसीजर आप डिटेल में जानना चाहते हैं या आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फाइंड होना चाहते हैं। सो दैट इज़ अप टू यू, आई लीव इट अप टू यू। मैं जल्दी जल्दी बता के उसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, और अगर आप डिटेल्ड उस पर चाहते हैं कि मैं आपको पहले बताऊँ कि इंटरनेशनली कैसे कैसे किन किन जगह पे पेनल्टीज़ होती हैं, किस तरीके से पेनल्टी कैरी आउट होती है, मान लीजिए लीथल इंजेक्शन से क्या होता है, या जब किसी को फांसी पे लटकाया जाता है तो वर्टेब्रेट तोड़ देता है तो क्या दर्द होता है या नहीं, ये सारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अगर आप चाहते हैं मैं जाऊँ, साइंटिफिक एस्पेक्ट पे अगर आप चाहते हैं मैं जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा, वरना मैं सीधे एग्ज़ाम के पर्पस पे आ जाऊँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी 354 के 5 की, जहाँ पे फांसी की बात करता है, 354 का 5 पढ़ ही लेते हैं। When a person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead. मतलब गर्दन से तब तक लटकाया जाएगा जब तक वो मर नहीं जाता, और यही होता है। अभी निर्भया रेप केस में आपने देखा होगा, जो उन्हें फांसी पर लटकाया गया उन्हें आधे घंटे तक लटकाया जाता है मिनिमम। और इसको आप यहीं पे लिख लीजिए, फॉर्म नंबर 42 ऑफ द CRPC, सेकेंड शेड्यूल जो है CRPC की, उसका फॉर्म नंबर 42 है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, और उसी फॉर्म को, उसी वारंट को कहा जाता है ब्लैक वारंट। इसका प्रोसीजर प्रोविजन और कहाँ है, 413 में है और
412 से 415 तक डेथ पेनल्टी के लेके प्रोसीजर, उसके एग्जीक्यूशन को से रिलेटेड भी प्रोविजंस आगे आते हैं सीआरपीसी में। तो आप हमेशा अभी के लिए आप बस फॉर्म नंबर 42 लिख लीजिए 354 के सबसेक्शन 5 में। सो टुमारो आई डील विद द एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट्स। बस इतना मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि डिटेल्ड में आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, या डू यू वांट मी टू डील विद द समरली विद इट इन द प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना बताना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी 354 के सबसेक्शन 5 की अपहेल्ड की गई थी दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 350 जो हैंगिंग की सजा है और जो सेक्शन 354 का सबसेक्शन 5 अलाउ करता है वो डज नॉट वायलेट्स आर्टिकल 21। और जो भी डेथ सेंटेंसेस इंडिया में होते हैं उनके लिए 4 क्राइटेरियाज भी इसी केस में एस्टैब्लिश किए गए थे। वो था कि एग्जीक्यूशन जल्दी क्विक होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, और किसी टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी भी प्रिजनर को वाइल एग्जीक्यूटिंग हिम। तो एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन जो भी होगी उसे इमीडिएटली अनकॉन्शियसनेस इंस्टिल करनी है। इट शुड बी डिसेंट सिविलाइज्ड होनी चाहिए। इट शुड नॉट इन्वॉल्व म्यूटिलेशन। तो दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के का रेशियो था। पर बाकी मोहम्मद आरिफ का तो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या होना चाहिए। फिर शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बचेगा कि सफिशिएंट नोटिस कितनी देनी चाहिए। शत्रुघ्न चौहान का जजमेंट आपको काफ़ी बताना है कि उसमें क्या क्या गाइडलाइंस थी। फिर प्रेजेंस रूल्स में अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊंगा, और अगर आप ये भी चाहें कि मैं बाकी के सेंटेंसेस से डील विद करूं कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिनेरियो में कैसे कैसे डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होते हैं या कैरी आउट होते हैं, जैसे स्टोनिंग हो गया, शरिया लॉ इंस्टीट्यूट में बिहेडिंग हो गया, आपका हैंगमैन एक्स हो गया पुराने ज़माने में, गिलोटीन हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, करंट एरा में इलेक्ट्रिक चेयर हो गया, आपका फायरिंग स्क्वाड हो गया, और आपका एक और है फायरिंग स्क्वाड हो गया, आपका फांसी हो गया एक, और एक हाँ आपका लीथल इंजेक्शन और गैस। नाजी जर्मनी ने जैसे गैस चेम्बर में एग्जीक्यूशन कराया था, वो क्या होता है उस सिचुएशन में, क्या होता है, ये सारे भी अगर इफ़ यू वांट आई विल डील विद इट। इंडिया में एक चीज़ याद रखिएगा, आज ही बता दे रहा हूँ, कल मैं फिर रिटेरेट करूँगा। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप। एक तो जनरल लॉ में डेथ पेनल्टी है आईपीसी में जो सिविलियंस पे अप्लाई करता है, पर आर्म्ड फोर्सेस के पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो तो आप फांसी पे भी टांग सकते हैं और वो फायरिंग स्क्वाड को भी यूज़ कर सकते हैं। इन आर केसेस सिविलियंस के केसेस में फायरिंग स्क्वाड नहीं यूज़ हो सकता, उनको फांसी पे ही डाला जा सकता है। इनफैक्ट लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 187th रिपोर्ट, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, उसने बोला था कि जो एग्जीक्यूशन थ्रू फायरिंग स्क्वाड है इट इज़ मोर ह्यूमेन एज कम्पेयर टू हैंगिंग। पर हैंगिंग में किसी को दर्द नहीं फील होता, ये साइंस कहती है, और इसको लेके काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो वो रिसर्च पेपर्स इफ़ यू वांट आई विल डिस्कस विद यू, और वही डिटेल्ड वाला डिस्कशन है। अदरवाइज आई जस्ट टेल यू कि क्या है क्या नहीं। और बाकी मैंने नोट्स में प्रेजेंट मैनुअल के रूल्स और बाकी चीज़ें बताए हुए हैं। डेथ पेनल्टी के बाद मुझे आपको कंपनसेशन पे ले जाना होगा। तो कंपनसेशन के प्रोविज़न क्या क्या हैं आपके, जनरली बता रहा हूँ। 237 है, 250 है, 357 है, 357 का सबसेक्शन 3 है, then you have 357A, then you have 357B, 357C, 358 and 359। ये मेन है, these are the main things, और इसमें कुछ है नहीं बेसिकली। 355 में आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का जजमेंट है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के जितने भी जजमेंट होंगे यू विल रीड इट विद 404 ऑफ द सीआरपीसी। ये वाली चीज़ आप रिविजनल कोड का ध्यान रखिएगा। बाकी अभी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। जितने भी नुआंसेस हैं कंपनसेशन के आई डील विद टुमारो, जिसमें आपको बस ये बताना है कि 357 कब ऑपरेट करता है और 357 का सबसेक्शन 3 कब ऑपरेट करता है। क्या उसकी पावर फाइन मैजिस्ट्रेट की पावर जो फाइन देने की है और जो कंपनसेशन देने की है अंदर 357(3), क्या वो एक है या अलग अलग है, या किस फेयर में काम करती है और कैसे काम करती है, और उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे अगर नहीं पे हुआ, ये सारी चीज़ें डील करनी है। आई एम प्रोवाइडिंग यू विद नोट्स एंड डू टेल मी इन द
WhatsApp group that do you want a detailed discussion or do you want a summary discussion over the topic of sentences and their penalties, procedural aspects only. So that is it for today.